हेलो एवरीवन, मैं सुशील आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी आईएएस कैंपस में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए चलिए समझते हैं बंगाल विभाजन क्या था। उस समय भारत के वायसराय थे बच्चों लॉर्ड कर्जन, जिनका टाइम पीरियड था 1899 से 1905। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत की जो सोने की चिड़िया कहा जाता था उसका जो दिल था वो बंगाल था बच्चों, क्योंकि बंगाल एक समृद्ध और इंडस्ट्रियलाइज प्रदेश था और काफी बड़ा क्षेत्र था। उस समय उसकी पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ थी और जो बंगाल क्षेत्र था, आज का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और आसाम क्षेत्र पूरा, और ये आपका जो बांग्लादेश है आज, ये सब क्षेत्र मिलकर तब बंगाल बनता था उस समय। तो लॉर्ड कर्जन ने बताया कि इसका जो क्षेत्र है काफी बड़ा है और जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, जनसंख्या लगभग 8 करोड़ है। तो इसका जो प्रशासन चलाने में समस्या आ रही है, उस वजह से हम इसका विभाजन कर रहे हैं। और इसका विभाजन क्यों कर रहे हैं ये जानिए आप पहले। तो बात है बैटल ऑफ बक्सर की 1764। उसके बाद जो संधि होती है 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि, और इनको मिल जाता है दीवानी राइट, जिसको कहा जाता है टैक्स कलेक्शन। और इन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा का टैक्स कलेक्शन शुरू किया और पूरे बंगाल को लूटना शुरू किया। उसके बाद हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी धन के निष्कासन का सिद्धांत देते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लेकर आते हैं और अपनी एक बुक में बताते हैं अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा है धन के निष्कासन का सिद्धांत के बारे में। उसके बाद इन लोगों को पता लगता है जैसे जैसे हमारे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, जो हमारे उग्र राष्ट्रवादी लोग थे जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, तो इन्होंने देखा कि इनके अंदर एक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना जाग रही है, अंग्रेजों को यहां से भगाने की, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुकूमत खड़ा करने की या ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की। तो इन लोगों को आभास हो गया था कि ये लोग हमारे खिलाफ अब एक राष्ट्रवाद की भावना लेकर हमारे खिलाफ कभी भी खड़े हो सकते हैं या हमारा विरोध कर सकते हैं। तो इसने पहले ही सोचा। 1903 में प्रस्ताव लेकर आते हैं लॉर्ड कर्जन। 1903 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का प्रस्ताव लेकर ब्रिटिश सरकार इस प्रस्ताव को पास कर देती है और उसके बाद हमारे कुछ नेताओं को पता लगता है, जैसे कृष्ण कुमार राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और के मित्रा, ये लोग अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे संजीवनी, बंगाली और हितवादी, इन तीनों न्यूज़पेपर के माध्यम से इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं बच्चों। न्यूज़पेपर के माध्यम से ही क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय न्यूज़पेपर ही थे और न्यूज़पेपर ताकि ग्रामीण इलाके, दूर दूर क्षेत्र तक जा सके और हमारे सभी लोगों को पता लगे कि ये हमें बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। वो किसी प्रदेश का विभाजन नहीं था या किसी स्टेट का विभाजन था, वो हिंदू मुस्लिम का विभाजन करना चाह रहे थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बच्चों, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेकर आए थे लॉर्ड कर्जन, क्योंकि इन्होंने कहा मैं बंगाल को 2 क्षेत्र में बांट रहा हूं, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। जो पूर्वी बंगाल होगा उसकी राजधानी ढाका होगी और जो पश्चिमी बंगाल होगा उसकी राजधानी कलकत्ता होगी। लेकिन इसने ये नहीं बताया जो पूर्वी बंगाल होगा उसमें सर्वाधिक मुस्लिम होंगे और जो पश्चिमी बंगाल होगा उसमें सर्वाधिक हिंदू होंगे, और आपस में ही हमें एक साथ लाकर आमने सामने लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन हमारे नेताओं ने 1903 से ही न्यूज़पेपर के माध्यम से जैसे ही विरोध करना शुरू किया था, और हमारे लोगों ने 7 अगस्त 1905 को
कोलकाता के टाउन हॉल में एक जनसभा की और उस जनसभा में इन लोगों ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी का मतलब है अपने सामानों को खरीदना, भारतीयों के हाथों से बने हुए या भारत में बने हुए सामानों को खरीदना, जिसको आज मोदी जी आत्मनिर्भर भारत कहकर प्रोग्राम चला रहे हैं। शायद हम लोग अगर पहले से ही ऐसा सोचते तो आज ये प्रोग्राम चलाने की जरूरत नहीं थी। और बहिष्कार मतलब कि अंग्रेजी सामानों को अब नहीं खरीदना है, और जो आपके पास है, ये कहा गया नेताओं के द्वारा, जो आपके पास है उनकी भी होली जला दो, जो भी अंग्रेजी सामान आपके पास है। और सभी लोगों ने ऐसा किया, अलग अलग जगह चौराहों पर होली जलाई गई अंग्रेजी सामानों की, पुरजोर तरीके से विरोध किया गया अंग्रेजी सामानों का, और नए सामान बिल्कुल नहीं खरीदने हैं, ऐसी व्यवस्था से इन्होंने ये स्वदेशी मूवमेंट चलाया। उसके बाद बच्चों 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन बताते हैं कि हम भारतीयों को बताते हैं कि हम इसका विभाजन कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या होता है, 20 जुलाई को ही ये घोषणा कर देता है कि बस अब तो कर ही रहे हैं, हम विभाजन करना है हमें। तो देखो, हम स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं, बहिष्कार मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन होता क्या है, फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है। और हमारे लोग, सभी लोग आपस में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए राखियां बांध रहे हैं, गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं, सड़कों पर नंगे पैर चल रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने लिखा अमर सोनार बांग्ला, और लोग गा रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, जनसभाएं निकाल रहे हैं। अमर सोनार बांग्ला जो बाद में लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश के बाद 1971 के बाद 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बुक लिखी गीतांजलि 1912, और 1913 में उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। एक बहुत बड़े संत जो कि लोगों को काफी इकट्ठा कर कर जनसभाएं चला रहे थे, पैदल चल रहे थे, कोई गंगा स्नान कर रहा था, कोई उपवास कर रहा था, सब रो रहे थे, भाई भाई से बिछड़ रहा था। ऐसा ये पार्टीशन था, सांप्रदायिक तरीके से विभाजन किया गया था बंगाल का बच्चों। ये कोई किसी स्टेट का आम विभाजन नहीं था कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया, ऐसा विभाजन नहीं था। ये विभाजन था हमारी भावनाओं का, हमारे देश प्रेम का, हमारे राष्ट्रवाद को ब्रेक करने का विभाजन था। ये हमारी जो राष्ट्रीय चेतना थी उसको खत्म करने का, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था 1985 के बाद, उसको खत्म करने का विभाजन था। ये किसी स्टेट का विभाजन नहीं था। लेकिन हमारा जो मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट, उसके लिए अश्वनी कुमार दत्त ने एक स्वदेश बंधव समिति बनाई। स्वदेश बंधव समिति ने उसकी 159 ब्रांचें ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गई और लोगों को जागरूक किया स्वदेशी सामान खरीदने के लिए और अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करने के लिए। ये सफलता भी हमें प्राप्त हुई और स्वदेशी मूवमेंट हमारा चला, अच्छा चला। और हमारे तीनों नेता लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, ये सब लोग, अजीत सिंह जी भी, सभी लोग एक मंच पर आ गए और अलग अलग क्षेत्र से स्वदेशी मूवमेंट और बहिष्कार मूवमेंट का नेतृत्व करते रहे सभी लोगों ने, क्योंकि ये जो मूवमेंट था पूरे इंडिया में फैल चुका था और ब्रिटिशों को लगा था कि अब ये मूवमेंट शायद रुकने वाला नहीं है। उसके बाद 1906 में, क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन थे वो लगातार मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे और हिंदुओं के लिए भड़का रहे थे, जैसे सर सैयद अहमद खान, बहुत बड़ा नाम है। और हुआ क्या, 1906 में निकलकर एक बड़ी पार्टी आती है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। इसने कहा कि जो कांग्रेस है, और कांग्रेस को इस पार्टीशन के दौरान एक नई ऊर्जा मिली थी, युवा लोग उससे जुड़े थे। विभाजन के दौरान कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी बनकर उभरी थी और इसने कहा लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिमों को कि ये पार्टी आपकी नहीं है, ये पार्टी तो हिंदुओं की है, आपका तो कोई इसमें नेतृत्व ही नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं था, क्योंकि 1887 में फर्स्ट टाइम कोई मुस्लिम
कांग्रेस अध्यक्ष बना था, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस अध्यक्ष बने। तो ऐसा नहीं था कि ये हिंदुओं की ही पार्टी है, ये सबकी पार्टी थी, पूरे देश का नेतृत्व था इस पार्टी में। और बाल गंगाधर तिलक भी, लाल बाल पाल, इन लोगों ने स्वराज की मांग की। और बाल गंगाधर तिलक ने तो यहां तक कह दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा, नारा लगा दिया था। इन लोगों का बहुत ही आक्रामक तरीका था उस समय। इनको तो एक ही चीज थी कि बस हमें तो अंग्रेजी सरकार को यहां से भगाना है कैसे भी करके, हमें चाहिए स्वराज। नेहरू जी ने तो 1929 में कहा था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक इन लोगों को पहले से ही स्वराज की मांग उठाई। और उसके बाद बच्चों 1907 में क्या होता है, हमारे कांग्रेस पार्टी से ही दो गुट निकल जाते हैं, जिसको गरम दल और नरम दल कहा जाता है। गरम दल के नेता हमारे यही लोग थे, अरविंदो घोष, लाल बाल पाल, ये लोग थे। और नरम दल में अलग नेता थे। तो इन लोगों ने 1907 में, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है बच्चों, उन्नीस सौ 7 में दो दल कांग्रेस से निकल गए और हमारा जो स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट था ये डाउन होता चला गया, इसका पतन होता चला गया। 1908 आते आते हमारा कोई भी बड़ा नेता इस आंदोलन में नहीं बचा। सभी लोग, क्या हुआ, सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और उसके बाद बच्चों अंग्रेजी सरकार का ऐसा व्यवहार हो गया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम वंदे मातरम, ये इतना फेमस हुआ, लोग गाते थे, गांव गांव फिरते थे, ये तो एक स्लोगन बन गया था। बंगाल विभाजन के दौरान लोगों के गाने का एक स्लोगन बन गया था कि बंगाल विभाजन का अगर हम विरोध कर रहे हैं तो हमें वंदे मातरम बोलकर आगे बढ़ना होगा। और इन लोगों ने, अगर इनको कोई दिखता कि वंदे मातरम बोलता है तो उसकी पिटाई तक की और उसको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद बच्चों जॉर्ज पंचम आते हैं 1911 में और दिल्ली दरबार लगाया जाता है। दिल्ली दरबार 1911, जॉर्ज पंचम आते हैं, क्वीन मैरी और मुंबई से आते हैं। उनके आने के स्वागत में ही गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था मुंबई में। और उसके बाद बच्चों राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है नई दिल्ली। और नई दिल्ली के निर्माण के लिए एक आर्किटेक्चर जिनका नाम एडविन लुटियन, उनको अपॉइंट किया जाता है उसके डिजाइनिंग के लिए। और एडविन लुटियन राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट, इन सब का डिजाइन करते हैं। लुटियंस जोन, जो उनके नाम से ही फेमस है दिल्ली में, उस सभी का ये डिजाइन करते हैं। और उसके बाद जो जॉर्ज पंचम है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि कोई कानून बनने के बाद रद्द हुआ हो, पहली बार ऐसा हुआ था। तो ये भारतीयों की सफलता थी और इस सफलता ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी थी। बच्चों आपको ये चीजें समझनी है, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाला आपका नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से समझना, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो बच्चों आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहे DIS कैंपस में। आप सभी लोगों का धन्यवाद।